Hello friends, welcome once again. Now आप लोग since you're going for the SSB interview, ये वर्ड तो सुना ही होगा ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, है ना, 15 ऑफ देम सबने सुना है. सवाल है क्या हमने इसे समझा है. तो एक बार देखते हैं कि 15 OLQs क्या है. Now आपको पता है 15 OLQs are grouped under 4 factors. फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3 एंड फैक्टर 4. फैक्टर 1 को प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं. ये क्वालिटीज ऑफ हेड है, यानी आपके ब्रेन की क्वालिटीज है. फैक्टर 2 इंटरपर्सनल स्किल्स या EQ से कनेक्टेड है. इसको सोशल फैक्टर बोलते हैं, सोशल एडजस्टमेंट फैक्टर, सोशल एडजस्टमेंट. फैक्टर 3 इज सोशल इफेक्टिवनेस या लीडरशिप फैक्टर है. एंड फैक्टर 4 इज डायनामिक. राइट नाउ इसके अंदर जो 15 OLQs है वो कुछ इस प्रकार से: इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन. ये 4 फैक्टर 1 की क्वालिटीज है. फैक्टर 2 में 3 है: सोशल एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन एंड सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. फैक्टर 3 में 5 OLQs है: इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप एंड लाइवलीनेस. एंड फैक्टर 4 में 3 OLQ है: डिटर्मिनेशन, करेज एंड स्टैमिना. सो दीज आर द 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी. ये हम सब ने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा. क्वेश्चन है क्या आपने इसे समझा. तो मैं इस वीडियो में एक सीरीज ही शुरू कर रहा हूं जहां पे मैं एक एक OLQ को लूंगा एंड ना सिर्फ उसको समझेंगे कि वो DIPR उसको कैसे एक्सप्लेन करता है, कि हमारी ट्रेनिंग जो GTO साइकिल इंटरव्यू है उसको हमारी ट्रेनिंग में इस OLQ के बारे में हमें क्या बताया गया है, और इनको और प्रैक्टिकली समझने के लिए हर बार मैं कोई एक चीज एग्जाम्पल के तौर पे लूंगा, मोस्टली TAT को, बिकॉज दैट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेस्ट इन द एंटायर SSB प्रोसेस. एंड आई विल ट्राई एंड सी कि जो OLQ आप में देख रहा है और आप जो अपने टेस्ट के रेस्पॉन्स के थ्रू दिखा रहे हो, क्या इन दोनों में जुड़ाव है, कॉन्ग्रुएंस है, कंसिस्टेंसी है. Is that understood? तो शुरुआत के लिए इस वीडियो में we will take the factor 1 का quality, not the first quality. We will take the second quality. ये क्यों ले रहा हूं? Because second quality जिसको कि reasoning ability बोलते हैं, ये तर्क शक्ति, इसे mother of all OLQ बोलते हैं. mother of all OLQs. तो अगर mother of all OLQs, let's take the mother first. अगर मदर को ठीक कर लिया तो मदर के बच्चे तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे. एंड आपको पता भी होगा इसे क्वालिटीज ऑफ हेड बोलते हैं, है ना, क्वालिटीज ऑफ हेड. तो ये आपके बुद्धि, IQ से कनेक्टेड है. यू नो, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ये आपकी बुद्धि से कनेक्टेड है. और अगर ये रीजनिंग एबिलिटी मदर ऑफ ऑल OLQ है तो इसे छोड़ के आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते, है ना. सो एवरीथिंग हैज टू कंफर्म टू दिस विच इज द रिक्वायरमेंट. अगर यहां तक समझ में आया तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रीजनिंग एबिलिटी. हम डेफिनेशन भी देखेंगे, उसको समझेंगे भी, और उसको समझ के ये भी देखेंगे हमें किस चीज को डेवलप करना है, और प्लस एक TAT के एग्जाम्पल से हम उसको और देखेंगे कि that particular aspect of the OLQ whatever that is there, क्या वो मैनिफेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है. और उसको हम SD में भी देखेंगे कि SD में कैंडिडेट अपने बारे में क्या क्लेम कर रहा है और TAT में क्या निकल रहा है. अगर यहां तक समझ में आया तो लिखो यस, कमेंट में लिखो यस कि यहां तक जो मैं बोल रहा हूं वो समझ गया. सो वी आर ओनली गोइंग टू टेक रीजनिंग एबिलिटी टुडे, राइट. सो लेट्स टेक द नेक्स्ट स्लाइड. सो रीजनिंग एबिलिटी का डेफिनेशन है तर्क शक्ति, तर्क करने की शक्ति, यानी लॉजिकली अपनी बात को रख पाने की शक्ति को, क्षमता को बोलते हैं रीजनिंग एबिलिटी. नाउ डेफिनेशन है द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट. किसकी एबिलिटी? आपकी, यू, आपका जो भी नाम है. जैसे मेरा नाम गणेश है, तो जैसे मैं अभी इस वीडियो को बनाऊंगा, मैं कोशिश क्या करूंगा, मैं यकीन करूंगा, इंश्योर करूंगा मेरी हर बात लॉजिकली मैं बोलूंगा, और मेरी हर बात को आप लॉजिकली समझोगे और वैसा ही समझोगे जैसे मैं समझाना चाहता हूं. आप भी इसको कर दो, आपका भी रीजनिंग डेवलप हो जाएगा. सो इट सेज द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, आपकी एबिलिटी किस चीज के लिए? टू ग्रास्प द एसेंशियल्स वेल एंड टू अराइव एट कंक्लूजन्स बाय रैशनल थिंकिंग. इसको आप नोट्स बना सकते हो. तो ये कैंडिडेट की क्षमता है
क्या? तर्क शक्ति या रीजनिंग एबिलिटी कैंडिडेट की क्षमता है किस चीज के लिए? टू ग्रास्प, ग्रास्प मतलब ग्रहण करना, टू ग्रास्प द एसेंशियल्स वेल, जरूरी चीजों को ग्रास्प कर पाना, ग्रास्प 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 मतलब ग्रहण करना, एंड टू अराइव एट कंक्लूजन्स, अराइव एट कंक्लूजन मतलब किसी निष्कर्ष पर आना, किसी निष्कर्ष पर कंक्लूजन पर आना, बट कैसे? बाय रैशनल थिंकिंग, एक तर्क संगत सोच के साथ। यहां तक अगर डेफिनेशन क्लियर है तो लिखो डेफिनेशन क्लियर, यहां तक अगर क्लियर है तो, है ना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपके कमेंट्स को पढ़ने से पता चल जाएगा कि बारीकियों को पकड़ रहे हो या नहीं पकड़ रहे हो, है ना। दोबारा एक बार पढ़ते हैं, द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, आपकी क्षमता किस चीज के लिए? टू ग्रास्प द एसेंशियल वेल एंड टू अराइव एट कंक्लूजन, निष्कर्ष पर आना, बाय रैशनल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग। तो अगर आपको डेवलप करना है तो क्या क्या करना है? अब क्या क्या एबिलिटी को डेवलप करना है? पहले तो अपने ग्रास्प को बढ़ाना है, और ग्रास्प को बढ़ाना है तो आपके ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, परसेप्चुअल स्किल्स, यू नो, रूट कॉज एनालिसिस, एनालिटिकल स्किल्स, ये सब चीजों को जब आप डेवलप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रास्प इंप्रूव हो जाएगा। एंड टू अराइव एट कंक्लूजन बाय रैशनल थिंकिंग, तो हमें रैशनल थिंकिंग को भी डेवलप करना पड़ेगा। रैशनल थिंकिंग का मतलब एक लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करना पड़ेगा। यहां तक समझ में आया तो लिखो यस। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। सो रीजनिंग एबिलिटी इंक्लूड्स 4 सब कंपोनेंट्स। क्या है? रिसेप्टिविटी, इंक्वायरिंग एटीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड सीइंग एसेंशियल्स ऑफ ए प्रॉब्लम। इसको मैं यहां पे डिफाइन नहीं करूंगा, जैसे मैंने बोला था कि मैं टीएटी को लूंगा और वहां पे उसको जब उसको उस पोर्शन को एक्सप्लेन करूंगा वहां पे इनको वापस लूंगा एंड देन देखेंगे इनका क्या मीनिंग है और वहां पे क्या निकल रहा है। देन यू विल रियलाइज व्हाट इज द डेल्टा and then we will see how to fix that delta, क्योंकि डेल्टा वो गैप है, वो वीकनेस है जिसके रहते आप एसएसबी में जाओगे तो आप रेकमेंड नहीं हो पाओगे, बिकॉज आपके अंदर वो डेल्टा वीकनेस है। यहां तक समझ में आ रहा है? तो डेल्टा लिखो, डेल्टा, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि आप मेरी बात को पकड़ रहे हो ना। इंक्वायरिंग एटीट्यूड का थोड़ा सा मैं बोलता हूं। इंक्वायरिंग एटीट्यूड का मतलब है जिज्ञासा। इंक्वायरिंग एटीट्यूड मतलब है जिज्ञासा। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर जिज्ञासा है, वो चीजों को जानना समझना चाहता है, वो कंफर्ट जोन में रह नहीं सकता, वो कंफर्ट जोन से अपने आप को पुश करके ग्रोथ जोन पे जाना चाहेगा। तो विल सी दैट, है ना, लॉजिकल रीजनिंग, सीइंग एसेंशियल, ये सब। सो नाउ इन चीजों को देखने के लिए सीइंग एसेंशियल्स ऑफ द प्रॉब्लम, लॉजिक रीजनिंग, इंक्वायरिंग एटीट्यूड, रिसेप्टिविटी एंड जो पहले का डेफिनेशन देखा था उसको समझने के लिए लेट्स टेक वन एग्जांपल एंड दिस इज द पिक्चर। आई एम श्योर ये पिक्चर आपने और भी बहुत जगह देखा होगा, मेरे चैनल पे भी देखा होगा। सो इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हो देयर आर 2 कैरेक्टर्स, 1 मेल एंड 1 फीमेल। एज आपको जो भी आपको लगता है आप अपने परसेप्शन के मुताबिक देखो। एंड ऐसा लग रहा है कि वो लोग एक प्रोबेबली एक सोफा या कहीं पे बैठे हुए हैं, और जिस तरह से बैठे हुए फीमेल इधर को देख रही है, मेल इधर को देख रहे हैं, दोनों ने अपने सिर को हाथ से पकड़ रखा है। क्लियरली मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में थोड़ी देर पहले, 5-10 मिनट पहले कोई झगड़ा हुआ था, कोई मनमुटाव हुआ था, और वो झगड़ा अभी भी सुलझा नहीं है, अभी भी सुलझा नहीं। कोई बता सकता क्यों मैं बोल रहा हूं कि सुलझा नहीं है? जिस तरह से ये बैठे हुए, जिस तरह का इनका बॉडी लैंग्वेज है, मुझे ऐसा लग रहा है उनका जो भी प्रॉब्लम था जिसके कारण उनका भी जो पीछे लड़ाई हुआ होगा वो लड़ाई होके सुलझा नहीं है। ये अभी एक टेम्पररी पॉज है, टेम्पररी पॉज है। पॉज है मतलब ये अभी भी एक दूसरे से नाराज है, बस इतना है कि झगड़ा रुका हुआ है। सो देयर इज ए अनकंफर्टेबल साइलेंस। आप बता सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय अनकंफर्टेबल साइलेंस? आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में जब मम्मी पापा झगड़ा करते हैं तो झगड़ा करके सुलझता नहीं है, लेकिन झगड़ा करके पीक पे जाके थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, 2-3-4 घंटे के लिए, कभी कभी 2-3 दिन भी हो जाता है। बच्चे मैसेंजर का काम करते हैं, पापा पापा मम्मी ने बोला खाना लग गया है ना, वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि उनका अपना कम्युनिकेशन बंद। सो देयर इज ए ब्रेकेज ऑफ कम्युनिकेशन, मुझे ऐसा लग रहा है, ब्रेकेज ऑफ कम्युनिकेशन। एंड क्लियरली इनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी सुलझा नहीं है। यहां तक मेरी बात समझ में आ रहा है? दूसरा, दोनों नाराज है, किसी का भी मूड पॉजिटिव नहीं है,
दोनों नाराज है, ये भी मूड नेगेटिव में है, ये भी मूड नेगेटिव में है, राइट? ये चीज उभर के आना चाहिए। और इसके बाद मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग, व्हाट इज द फाइनल आउटकम। सो व्हाट लेड टू द सिचुएशन में मैं आपसे पूछ रहा हूं, इन दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट के पीछे का कारण क्या है, कॉज क्या है। सो यहां पे मैं आपका एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स या क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स या रूट कॉज एनालिसिस, है ना, ये सब चीजें देख रहा हूं कि वर्तमान से, प्रेजेंट से पास्ट में जाके कॉज ढूंढ पाने की कैपेसिटी ढूंढ रहा हूं। नेक्स्ट मैं बोलता हूं व्हाट इज करंटली हैपनिंग। इसमें मैं आपके प्रॉब्लम को, हैविंग आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम एंड डिफाइन द प्रॉब्लम, डिफाइन द प्रॉब्लम किसमें, व्हाट लेड सिचुएशन। नाउ आई वांट टू सी हाउ डू यू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप है। हाउ डू यू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब क्या ऑप्शन लेते हो, कैसे उन ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते हो, कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हो, और कैसे व्हाट इज द फाइनल आउटकम, इज द गोल जो आप इसके एंड में अचीव करना चाहते हो, उसको कैसे अचीव करना चाहते हो। यहां तक समझ में आया। नाउ बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्यों इसमें भी मूड पॉजिटिव लिखते, बोलते सर दे आर थिंकिंग। नो, दे आर थिंकिंग डेफिनेटली, बट दे आर थिंकिंग अबाउट each other and the issue, and currently they are thinking negative about each other. There is a conflict, there is a, इन दोनों के बीच में कोई मनमुटाव है। ये जो कह रहा और ये जो बोल रही है, ये दोनों मैच नहीं हो रहा और दोनों एक दूसरे की सुन नहीं रहे। इससे पहले थोड़ा झगड़ा हो रखा है। अनफॉर्चुनेटली जब स्टोरियां पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि एक उदास है, दूसरा समझा रहा है। नहीं भाई, दोनों नाराज है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आर दे सैड। एक तो डिप्रेस लिखता है, बोलते बोथ ऑफ देम आर डिप्रेस। सो आर दे डिप्रेस, आर दे एंशियस, आर दे इन पेन, आर दे इन एंगर, आर दे इन सॉरो, आर दे इन एक्साइटमेंट, आर दे हैप्पी, are they not happy? So these are all different states of emotion that I want you to recognize through your perception, right? So there is a conflict and दोनों का मूड गड़बड़ा है। यहां तक अगर मानते हो तो मैं इस फोटो का, इसी फोटो का एक ब्लैक एंड व्हाइट की जगह एक कलर फोटो दिखाता हूं, एंड आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा दोनों नाराज है। So just because color फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बना दिया, you cannot change the mood, you cannot change the situation. सिचुएशन का कॉज अलग हो सकता है, बट डेफिनेटली देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। तो मैं इस पिक्चर में आपकी क्षमता देख रहा हूं टू आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट, टू डिफाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एंड टू अचीव द फाइनल आउटकम। समझ में आया ये जो मैंने लिखा? तो कॉन्फ्लिक्ट को आइडेंटिफाई करना, उसको करेक्टली डिफाइन करना, फिर इसको रिजॉल्व करने का मतलब सॉल्व करके एक ऐसा आउटकम लाना जो एक्सेप्टेबल हो। तो आप देखो इस पिक्चर का फाइनल आउटकम में इन दोनों को डिवोर्स नहीं होना है, मामला सुलझना चाहिए। सो दैट्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड। यहां तक समझ में आया? तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 2, जेंडर 1 मेल 1 फीमेल, एज आप देख सकते हो क्या है, मूड दोनों का नेगेटिव। नाउ लेट्स सी what led to the situation and all that. Now इसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, स्ट्रेट अवे मैं एक कैंडिडेट का रिस्पॉन्स लेता हूं। वो कैंडिडेट एक सर्विस कैंडिडेट है, सर्विस कैंडिडेट है, हवलदार रैंक है, उनका नाम नहीं बोलूंगा। एंड हवलदार मतलब काफी सर्विस हो गया, अनुभव है, मैरिड है, वो खुद मैरिड है, एंड फौज में काफी अनुभवी है, और अभी एसएसबी में ऑफिसर बनना चाहते हैं पीसीएसएल के थ्रू। Now I'm taking his response because इनका TAT के स्टोरी को और इनके SD के स्टोरी को कंपेयर करेंगे कि SD में अपने बारे में क्या बोलते हो, TAT में क्या निकल रहा है। And what is more interesting is not only PCSL service entry, even regular civilian entry, NDO, CDSO, पता नहीं वो इमोशंस को ही नहीं समझ में आ रहा, कॉन्फ्लिक्ट को नहीं देख रहा, वो कुछ और ही बना रहा है। So with this as the backdrop, let's see the response. So this is the response. This is the response. तो पहला लाइन बोलता है, सतीश was an army officer. क्योंकि वो खुद आर्मी में है, पता नहीं किस लिए, तो इन्होंने शायद इससे सतीश बनाया और इसे आर्मी ऑफिसर बना दिया। अब इनका रैंक नहीं लिखा है, तो चलो हम भी देते हैं, कैप्टन सतीश कर देते हैं या मेजर सतीश। तो लेट्स कॉल इट कैप्टन सतीश वॉज एन आर्मी ऑफिसर। ठीक है भैया।
बोलता है आफ्टर कंप्लीटेड हिज लीव, आफ्टर कंप्लीटेड हिज लीव ही वेंट टू ज्वाइन फ्रॉम लीव। सो क्लियरली आपको पावर ऑफ एक्सप्रेशन जो है लो दिख रहा है, कितने लोगों को दिख रहा है। सो इस कैंडिडेट को अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल रिटन इंप्रूव करने की जरूरत है, बिकॉज ग्रामर का कोई समझ नहीं दिखा रहा है, बट हम खुद ही मॉडिफाई कर लेते हैं। सो कैप्टन सतीश वॉज एन आर्मी ऑफिसर। आफ्टर कंप्लीटेड मतलब वो पता नहीं शायद छुट्टी आया होगा तो वो कंप्लीट हो गया, मतलब छुट्टी खत्म हो गया। आफ्टर कंप्लीटेड ही लीव, कंप्लीटेड हिज लीव ही वेंट टू ज्वाइन फ्रॉम लीव। बहुत गंदा अंग्रेजी है, बट मान लेते हैं कि वो ये बोल रहा है कि जब उनका छुट्टी खत्म हुआ वो अभी यूनिट वापस जाने का तैयारी कर रहा था, ऐसा कुछ बोला होगा, बट अंग्रेजी बहुत गड़बड़ है। आप लोगों को दिख रहा है अंग्रेजी गड़बड़ है, चलो ठीक है। इसके मुताबिक ही वेंट मतलब वो तो निकल गया है, यानी कि ये सीन एक घर के अंदर का सीन है, लेकिन जिस तरह से यहां पे लिखा है ये सीन से कैप्टन सतीश बाहर जा रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड ये मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब इस सीन को आने से पहले ही कैप्टन सतीश इस सीन से छोड़ के यूनिट जाने के लिए रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जा रहा है, मतलब ही इज लिविंग दिस प्लेस। जबकि मैं पूछ रहा हूं यहां पे क्या हो रहा है, बट ये बोल रहा है नहीं ये जा रहा है, और भाषा को देखो तो चला गया है। सो देयर इज अ प्रॉब्लम। सो आफ्टर कंप्लीटेड हिज लीव ही वेंट टू ज्वाइन फ्रॉम लीव, कहने का मतलब वो जाएगा, ठीक है। बट इन लास्ट नाइट मतलब आज जा रहा है, कल की रात, आज 5 तारीख है तो ये 4 तारीख की बात बता रहा है, आज 5 सितंबर है तो ये 4 सितंबर की बात बता रहा है, राइट। बट लास्ट नाइट 4 सितंबर को हिज वाइफ सम अपसेट ड्यू टू अपकमिंग एमए। अब ये एमए इस मास्टर्स डिग्री है, मास्टर्स इन आर्ट का एग्जामिनेशन है, ये क्या क्लियर नहीं है। सो ये एमए क्या है ये क्लियर नहीं है, ये क्या एमए का एग्जामिनेशन है ये समझ में नहीं आया। सो ये एमए एब्रिविएशन की जगह अगर लिख देते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स एग्जामिनेशन या कुछ और है, इसको अगर क्लियर लिख देते तो बहुत बढ़िया होता। इसलिए क्योंकि ये एमए लिख दिया तो समझ में नहीं आ रहा। बट लास्ट नाइट मतलब 4 सितंबर को हिज वाइफ सम अपसेट, अंग्रेजी की बात लगा दी तो अपसेट, तो वाइफ अपसेट है, तो इस पिक्चर में इसको उन्होंने अपसेट मांगा है, दोनों एक दूसरे से एंग्री नहीं माना। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब यहां पे कैप्टन सतीश अभी नॉर्मल इमोशंस पे है और उसकी पत्नी अपसेट है, नॉट एंग्री ऑन सतीश। कितना समझ में आया? सो देयर इज अ मिसमैच, देयर इज अ मिसमैच इन दी presented emotion by the psychologist and the way the candidate is conveying in his response. कितनों को ये बात समझ में आया? So mismatch in emotions, emotions में mismatch है। I will request you please take 2 minutes and explain क्या ये बात समझ में आया। इस चीज को अवॉइड करना, आपने एक को अपसेट किया दूसरे को नॉर्मल, नो, यहां पे दोनों एक दूसरे से नाराज है एंड कॉन्फ्लिक्ट है, अपसेट नहीं। ओके दोबारा पढ़ रहा हूं। बट लास्ट नाइट हिज वाइफ सम अपसेट, सो ये सम अपसेट बना दिया, सम अपसेट ड्यू टू अपकमिंग एमए। सो ये क्या है अपकमिंग एमए पता नहीं। सो देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी, मतलब ये एमए से क्या कहना चाहते हो? So we'll see that. They wanted to celebrate together. What they wanted to celebrate together? MA. तो MA को तो अभी एग्जाम हुआ ही नहीं, अभी रिजल्ट आने वाला है, तो ये क्या सेलिब्रेट करने का? अगर ये MA मैरिज एनिवर्सरी है तो आप यहां पे लिखो मैरिज एनिवर्सरी। क्या मैरिज एनिवर्सरी को MA बोलते हैं? क्या मैरिज एनिवर्सरी को MA बोलते हैं? आई डोंट नो ये एब्रिविएशन आपने क्यों यूज किया, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। बिकॉज नॉर्मल एमए को हम क्या समझते हैं, मैरिज एनिवर्सरी, सॉरी मास्टर्स ऑफ आर्ट, लेकिन आप यहाँ पे कहीं मैरिज एनिवर्सरी तो नहीं बोल रहे। तो मुझे लगता है कि आप अपने सर्विस के मुताबिक और सर्विस एसडी को जानते हुए, सर्विस एसडी मतलब माइनर एसडी को जानते हुए, यू शुड नॉट हैव रिटन दिस एब्रिविएशन टू ब्रिंग मोर क्लैरिटी, क्योंकि साइक आपसे पूछ नहीं सकता। एनीवे, सो दे वांटेड, तो अभी हम इसको एमए को मैरिज एनिवर्सरी मान लेते हैं, राइट। सो दे वांटेड टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का स्पेलिंग, चलो स्पेलिंग को भी इग्नोर कर देते हैं। दे वांटेड टू सेलिब्रेट टुगेदर,
सो मैरिज एनिवर्सरी को दे वांटेड टू सेलिब्रेट टुगेदर, बट जिस दिन उनका मैरिज एनिवर्सरी है उस दिन वो वापस यूनिट जा रहा है, शायद यही बोलना चाह रहा है, शायद। तो सतीश वेंट टू हिज यूनिट, यानी कि पिक्चर से सतीश को निकाल दिया। कितनों को समझ में आ रहा है? मतलब आपने पिक्चर में कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो बताने की जगह सतीश को ही पिक्चर से बाहर निकाल दिया और कहां भेज दिया? यूनिट भेज दिया। कितनों को समझ में आ रहा है? मतलब आपने प्रॉब्लम को करेक्टली डिफाइन भी नहीं किया, सॉल्व तो छोड़ दो, आपने बंदे को बाहर निकाल दिया और बंदी स्लाइटली अपसेट के साथ छोड़ दिया, स्लाइटली अपसेट के साथ छोड़ दिया। अभी मेरा एक सवाल है यार, आप एक ऑफिसर हो, आपने ये कैसा अपना छुट्टी का प्लान किया था कि जिस दिन आपका मैरिज एनिवर्सरी है उसी दिन आप वापस जा रहे हो? आप 5 दिन अपना छुट्टी को आगे कर देते तो मैरिज एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट हो, 5 दिन एक साथ रह के फिर चले जाते। समझ में आया मैंने क्या बोला? आपके ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी पे भी सवाल आता है, ये कैसी स्टोरी लिख रहे हो? और मजे की बात है, आप खुद आर्मी में एक हवलदार हो, तो अगर आप आर्मी में हवलदार हो, आपकी पत्नी गांव में रहती है, शहर में रहती है, आपसे अलग रहती है, और आपका मैरिज एनिवर्सरी 5 सितंबर को है, तो आप ऐसी छुट्टी क्यों प्लान किया कि 5 सितंबर जिस दिन एनिवर्सरी उसी दिन आप जा रहे हो? आपका छुट्टी अगर आप 10 सितंबर तक लेते तो आप बढ़िया सा मैरिज एनिवर्सरी कर लेते। करना क्या था? अपने छुट्टी को 5 दिन आगे करना था। तो ये समझ में नहीं आया। दूसरी, आपकी पत्नी अभी क्यों अपसेट है? जब आपने छुट्टी प्लान किया तभी आपकी पत्नी ने क्यों नहीं बोला कि भैया सतीश जी आप अपनी छुट्टी को 5-6 दिन आगे करो, अपना मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके चले जाएंगे? ये तो ऐसी बात हो गई कि मैं छुट्टी चला गया गांव में और जिस दिन दिवाली है शाम को सब पटाखे फोड़ रहे हैं, मैं सुबह 8 बजे वापस यूनिट जा रहा हूं। तो बेवकूफी है, सतीश की भी बेवकूफी है, सतीश की वाइफ की भी। अच्छा, दूसरा एक और सवाल, अगर भैया आप जा रहे हो और आपकी पत्नी इतनी अपसेट है तो आप 4 तारीख को मना लेते, एक दिन पहले बोल देते यार छुट्टी नहीं मिले, चलो एक दिन पहले ही मना लेते। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है क्या हुआ। मेरी बात से आप सहमत हो? बताना। सो सतीश वेंट टू यूनिट, ही रिपोर्टेड टू यूनिट आफ्टर कंप्लीटेड लीव। तो अगर गया होगा तो कम से कम 1 या 2 दिन तो लगा होगा, यानी आज मैरिज एनिवर्सरी वो तो खत्म हो गया, 2 दिन के बाद आप यूनिट पहुंच गए, मतलब अभी 6 या 7 तारीख बन गया है ना। फ्लाइट से गया हो तो 6 या 5 को, और अगर ट्रेन से गए हो तो 2 दिन और लगा दो। सो सतीश अभी कहां पहुंच गया? इस कमरे से निकल के यूनिट पहुंच गया, दिख रहा है। सो मुझे बताओ, क्या कैंडिडेट ने व्हाट लेड टू द सिचुएशन को करेक्टली डिफाइन किया? दोनों के कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन किया, एक को अपसेट बना दिया, दूसरे को नॉर्मल बना के वो चुपचाप यूनिट भी चला गया। मिसमैच दिख रहा है तो यस बोलो। ओके, लेट्स सी दिस। सतीश मेड ए प्लान विथ आवर कलीग। आवर कलीग या हिज कलीग होना चाहिए, चलो अंग्रेजी तो कमजोर है, ये इसको माफ कर देते, आवर की जगह हिज कर लेते, है ना। सो यूनिट पहुंच गया कैप्टन साहब। सतीश मेड ए प्लान विथ हिज कलीग्स। किस चीज का प्लान? किस चीज का प्लान? मैरिज एनिवर्सरी का। आप अपनी पत्नी को तो छोड़ के आ गए, यहां पे यूनिट में प्लान बना रहे हो टू सरप्राइज गिफ्ट टू हिज वाइफ ऑन MA, मास्टर्स ऑफ आर्ट नहीं, मैरिज एनिवर्सरी। मुझे ये बताओ यार, जब तुम छुट्टी में घर पे था, तुम लास्ट नाइट तुम्हारी पत्नी अपसेट थी, उसी दिन सरप्राइज दे देता कि भैया हम 5 तारीख की जगह 4 को मैरिज एनिवर्सरी बना रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया, तुम साला छुट्टी क्यों चला गए? सतीश वेंट टू लीव क्यों चला गया बिना एक वर्ड बोले? और उसके बाद विथ हिज कलीग सरप्राइज गिफ्ट टू हिज वाइफ ऑन मैरिज एनिवर्सरी। साला अपनी पत्नी को गिफ्ट देने के लिए तेरे को साला यूनिट के बाकी ऑफिसर्स चाहिए? बेवकूफ है, पता नहीं यार क्या है ये। दे ऑर्गेनाइज टू सेलिब्रेट विथ हिज कलीग। अपनी पत्नी को घर पे छोड़ के आ गया, अपसेट। कहां है अपसेट? अपसेट। और यहां पे दे ऑर्गेनाइज टू सेलिब्रेट विथ हिज कलीग। कितना बेवकूफ है, यूनिट में जाके, उधमपुर में जाके अपना मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है, जो कि 2 दिन पहले था, और अपनी पत्नी को जिस दिन जा रहा था, जिस दिन उसकी मैरिज एनिवर्सरी, उस दिन विश तक नहीं किया। अरे यार, मेरी बात आप समझ रहे हो नहीं? कैसे चीजें लिख रहे हो यार। नेक्स्ट देखते हैं इसने क्या लिखा। दे ऑर्गेनाइज्ड टू सेलिब्रेट विथ हिज कलीग। बीवी को छोड़ के, मतलब ये सीन में इनको हटा दिया और इस सीन को कर दिया यूनिट में, और यहां पे कलीग्स के साथ बैठा दिया, मतलब पिक्चर ही चेंज कर दिया। टी पार्टी ऑन दैट डे। अरे भैया, दैट डे तो तुम ट्रैवल कर रहा था, तो दैट डे तुम इधर करने की जगह वहीं करके आया था सुबह, या पिछले दिन कर लेता। तेरा यूनिट इतना नजदीक है तो वाइफ को भी बुला लेता दैट डे।
जिस दिन तू घर से गया उसी दिन सेलिब्रेट कर रहा है, नहीं मजा आ रहा है यार। आई डोंट नो आप लोगों को समझ में आ रहा है? ऑन दैट डे, एमए के दिन, तो एमए के दिन तो तू घर पे था और तूने उस दिन निकला और यूनिट पहुंच के उसी दिन यहां, और यहां पर बीबी को साला विश तक नहीं किया, बोलते सरप्राइज दिया। सतीश एंड हिज फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज ऑल थिंग। भैया सतीश और उसके दोस्त ने सारे ऑर्गेनाइज किए यूनिट में। मैं पूछ रहा हूं इनके बीच में झगड़ा क्यों हुआ? ये बोलता है यूनिट में एमए सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अर्जुन को मछली की आंख दिखती है, हमारे कैप्टन सतीश को पता नहीं क्या दिख रहा है। पिक्चर के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा? आई मीन एबल टू अंडरस्टैंड। दे मेड मेन्यू, ले भैया मेन्यू बनाया, मतलब किसने? हमारे कैप्टन सतीश और उसके सारे कलीग्स ने मिलकर मेन्यू। क्यों भैया? तुम अपना मेन्यू अपनी पार्टी को खुद बनाओ यार। समोसा चाहिए, सैंडविच चाहिए, जलेबी चाहिए। ऑर्डर ऑन फिक्स्ड, ये क्या है? ये पता नहीं क्या है। फिक्स्ड, पता नहीं ये क्या है, आप में से कोई बता सकता है? ऑर्डर्ड ऑन फिक्स्ड समथिंग, आई डोंट नो। एंड ऑल्सो सेंड ए पार्सल ऑन द फिक्स्ड डे। अच्छा फिक्स्ड डे है, तो ये कौन सा फिक्स्ड डे है? यहां पे लिखते हो ऑन दैट डे, यहां पे लिखते हो फिक्स्ड डे, यहां पे लिखते हो प्री लास्ट नाइट, यहां पे ऑन द डे। तो आप डिसाइड कर लो आपका मैरिज एनिवर्सरी है कब। आपका मैरिज एनिवर्सरी है कब? आप मैरिज एनिवर्सरी दिन यूनिट गए, यूनिट पे पहुंच के यहां सेलिब्रेट कर रहे हो और यूनिट से भी पार्सल भेज रहे हो ऑन द फिक्स्ड डे। तो आज नहीं गए, कौन सा दिन है? आई एम गेटिंग कंफ्यूज। आप मुझे बताना, आपको समझ में आ रहा है? दे सेलिब्रेटेड, दे मतलब ये नहीं, ये तो आउट हो गई, यहां से रूम से बाहर निकाल के यूनिट में। यार ये यूनिट की बात क्यों कर रहा? मैं तो इधर की बात पूछ रहा था, मैंने तो ये पिक्चर दिया था, तो यूनिट की बात कर रहा। नहीं समझ में आ रहा। दे सेलिब्रेटेड ए टी पार्टी इन ऑफिस। ले भैया ऑफिस में, ऑफिस में आप तो छुट्टी में थे, आप आज पहुंचे, आज ऑफिस में सेलिब्रेट कर रहे यार। मतलब जिस दिन गए उसी दिन ये सब किया। किस दिन किया? कुछ क्लियर नहीं हो रहा। ऑफिस में। एंड दैट डे सतीश वाइफ मेट ए पार्सल। मतलब ये पार्सल क्या साले, ये कैसे भेजा यार आपने ये पार्सल जिस दिन आप ट्रेन से घर गए, यूनिट गए, उसी दिन आपने सेलिब्रेट किया, उसी दिन पार्सल भेजा फिक्स्ड डे में और उसी दिन मिल गया। जादू हो रहा है क्या? गलत कर रहे हैं यार। पार्सल एंड शी ओपनड इट एंड शी वाज सरप्राइज। तो यहां पे अपसेट थी, कहां है अपसेट, और यहां पे सरप्राइज हो गया बी पॉजिटिव स्टोरी, हो गया बी पॉजिटिव स्टोरी। यही है आपका बी पॉजिटिव। आफ्टर लुकिंग द गिफ्ट, साला ये गिफ्ट यही दे था, कम से कम साला वो पार्सल का पैसा तो बच जाता। दे वर वेरी हैप्पी। हु वर वेरी हैप्पी? ये जो यूनिट वाले ऑफिसर या उनकी पत्नी। दे वर वेरी हैप्पी मतलब कौन है? दे वर वेरी हैप्पी टू ईच अदर। ये किसको ईच अदर? हस्बैंड वाइफ के बोल रहा है या हस्बैंड एंड इसके कलीग्स के बारे में बोल रहा है? ये कलीग्स के बारे, किसके बारे में बोल रहा है? हु वर वेरी हैप्पी एंड एंजॉयड अ लॉट। हु एंजॉयड अ लॉट? हस्बैंड एंड यूनिट के बंदे या हस्बैंड एंड वाइफ? There is a total mismatch between the picture presented and the response given by the candidate. कितनों को समझ में आया? So there is a problem in this. So he is a Havaldar in the army for quite a number of years. He is married. I'm sure he would have gone through many marital situations. He would have gone through such conflicts. इनके झगड़े भी होंगे। तो इन्होंने बहुत conveniently इस conflict को avoid कर दिया। सिर्फ इस पत्नी को मैरिज एनिवर्सरी के नाम से अपसेट कर दिया। घर में रहते हुए एक वर्ड बात नहीं किया। यूनिट जाके चाय किया, पता नहीं क्या, लास्ट में बी पॉजिटिव कर दिया, बस हो गया। दिस इज the way the story has been written. I want each one of you to put your comments on this story कि क्या समझ में आया। क्या आप लोग भी ऐसे स्टोरी लिखते हो? और इस स्टोरी को जब आप देख के इसको रीजनिंग एबिलिटी का डेफिनेशन को दोबारा पढ़ के इसके ऊपर अप्लाई करते हो, सो इस हवलदार जी की एबिलिटी टू ग्रास्प द एसेंशियल्स वेल एंड टू अराइव एट कंक्लूजन्स बाय रैशनल थिंकिंग। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये कैंडिडेट, सर्विस एंट्री कैंडिडेट हवलदार, क्या इसने इस पिक्चर के से सारे एलिमेंट को एक्यूरेटली ग्रास्प किया? तो यस लिखो, नहीं किया तो ग्रास्प नो लिखो। क्या उसने इस पिक्चर के एसेंशियल्स एलिमेंट को पकड़ा, इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट को क्लियरली डिफाइन किया?
अगर किया तो लिखो यस, नहीं किया तो लिखो नो। नेक्स्ट, वॉज ही एबल टू अराइव एट द कंक्लूजन बाय रैशनल थिंकिंग। तो इसने जो भी स्टोरी में कन्वे किया, आपको ऐसा लग रहा है कि इस स्टोरी में तर्क सही है या कुतर्क के साथ किया है? ये तर्क है या कुतर्क है, मुझे बताना। मुझे तो लॉजिकल थिंकिंग या रीजनिंग एबिलिटी मिसिंग लग रहा है, क्या आपको लग रहा है? लग रहा है? बताना। नेक्स्ट, मैंने बोला था कि रीजनिंग एबिलिटी के देयर आर 4 एस्पेक्ट्स: रिसेप्टिविटी, इंक्वायरिंग एटीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड सीइंग एसेंशियल्स ऑफ द प्रॉब्लम। मैंने इसके डेफिनेशन को, इसके सब डेफिनेशन को वहां नहीं बताया था, यहां बताता हूं। तो रिसेप्टिविटी, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एब्सॉर्ब न्यू इंप्रेशन। इस पिक्चर को देख के डू यू थिंक द कैंडिडेट हैज बीन एबल टू अंडरस्टैंड एंड एब्सॉर्ब द इंप्रेशन दैट ही वाज सपोज्ड टू गैदर फ्रॉम दिस? हैज ही ग्रास्प्ड द एसेंशियल्स वेल? मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे लिख के बताओ। अगर है तो लिखो यस ही हैज ग्रास्प्ड। इसका रिसेप्टिविटी हाई आ रहा है या लो आ रहा है? सो it involves attention and grasping power. So do you think ये candidate ने he has shown sufficient attention in observing, perceiving and defining the problem, and has he been able to accurately put across his thoughts in the paper? That shows that he has got high degree of attention and his grasping power is good. ये सवाल आपके लिए, मैं इसका जवाब नहीं दे रहा। Next is inquiring attitude, जिज्ञासा, जानने की, है ना, इंक्वायरिंग एटीट्यूड, हेल्दी क्यूरियोसिटी रिजल्टिंग इन अर्ज टू इंक्रीज वंस जनरल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। अब यहां पे जनरल नॉलेज को इस टाइम काट दो, क्योंकि जनरल नॉलेज में फिर आ जाएगा आपका डिफेंस रिलेटेड नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंडियन नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जियो पॉलिटिक्स, इंडियन सोशल इश्यूज, आपके बारे में सेल्फ अवेयर, बहुत सारी चीजें आएंगी, इसको अभी छोड़ देते हैं। तो वी टेक द सेकेंड पार्ट, एक्सपीरियंस इन लाइफ। रैंक हवलदार, आई एम श्योर ही वुड हैव पुट एडिक्वेटली 10 साल सर्विस हो गया होगा, 35 साल से ऊपर एज भी हो गया होगा, मैरिड भी है, एक आध बच्चे भी होंगे, पति पत्नी का रिश्ते को भी समझते होंगे, और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट भी लाइफ में होंगे। क्या इन्होंने अपने मैरिटल एक्सपीरियंस को यहाँ लगा के इनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट को एक्यूरेटली डिफाइन कर पाया है? अगर कर पाया है तो इस मैरिटल एक्सपीरियंस का यहाँ पे क्यों नहीं उपयोग कर पाया? ये क्या स्टोरी है जहाँ पे आप अपनी पत्नी को झगड़ा क्या हुआ अपसेट ना, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ के आप यूनिट जाके यूनिट के ऑफिसर्स के साथ उसी दिन जिस दिन आप गए थे वहां पे ऑफिस में सेलिब्रेट कर ले पार्सल? क्या लॉजिक है? वेयर इज योर लॉजिक, है ना? नेक्स्ट को देखते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। तो आपको लग रहा है इस पिक्चर को देख के, जिस तरह से हमारे हवलदार जी ने ये कहानी लिखा है, इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग मिल रहा है तो लिखो यस, नहीं मिल रहा तो लिखो नो। और मैं आपसे पूछता हूं कि मैं अगर आपकी स्टोरी को पढ़ूं, जैसे आप लोग मेरे पास फुल साइट टेस्ट असेसमेंट के लिए आते हो, तो मैं जब आपकी स्टोरी को पढ़ूं और इन OLQ के साथ उसको कोरिलेट करूं, तो मुझे वो OLQ दिखेगा या आप भी कौवे को मोर बनाने का स्टोरियां लिखोगे? मैं आपसे पूछता हूं, है ना, जिन लोगों को इस तरह का अपना स्टोरी को लाइन बाय लाइन एसेस कराना, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे 9090099035। इस नंबर पे आप मुझे अभी व्हाट्सएप करो एंड आई शेयर यू, वरना आप एफर्ट तो लगा दोगे, दिशा गलत हो जाएगी। सो नंबर दोबारा बोल रहा हूं, 9090099035। कॉन्टैक्ट मी एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड। इस हवलदार जी की तरह कि कहीं आपकी दिशा गलत तो नहीं है, आप ऐसे कुछ भी लिख रहे हो, कहीं आपका भी कैप्टन सतीश अपनी इस अपसेट पत्नी या इस कॉन्फ्लिक्ट में इसको छोड़ के आप यूनिट जाके सेलिब्रेट करना शुरू कर दो, फिर आप बोलोगे इलाहाबाद इज अ रिजेक्शन सेंटर। इलाहाबाद इज नॉट अ रिजेक्शन सेंटर, बट व्हेन पीपल गो विथ लैक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, उनको उड़ा देते हैं। और साइट में आपको पता है कि मैक्सिमम रिजेक्शन रीजनिंग एबिलिटी के कारण होता है, और उसे मदर ऑफ ऑल OLQ बोलते हैं। दिस इज अ कोर क्वालिटी कैन नॉट हाइड। So the ability to arrive at conclusion or judgment based strictly on a process of rational thinking and excluding emotional factors. तो मैं हवलदार जी के इस रेस्पॉन्स को देख के मैं आपसे पूछता हूं कि हवलदार जी के इस रेस्पॉन्स को देखने से ऐसा लग रहा है हवलदार जी के रेस्पॉन्स में लॉजिकल थिंकिंग है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो। लॉजिकल थिंकिंग, राइट? डू यू थिंक हवलदार जी हैज कम टू द कंक्लूजन और जजमेंट based strictly on a process of rational thinking?
क्या ये रैशनल थिंकिंग के आधार पर इस निष्कर्ष पर आया या इररैशनल थिंकिंग के आधार पर? हम देख क्या रहे हैं और आप दिखा क्या रहे हो? क्या इसमें इमोशनल फैक्टर्स को एक्सक्लूड किया है या ये इमोशनली रिटर्न, इंट्यूटिवली रिटर्न, OLQ दिखाने वाला, बी पॉजिटिव वाला स्टोरी है? मुझे जरूर बताना. सो दैट्स लॉजिकल रीजनिंग. सीइंग एसेंशियल्स ऑफ ए प्रॉब्लम. मुझे बताओ, क्या हवलदार जी ने इस पिक्चर को देख के इस पिक्चर के अंदर बारीकी से एसेंशियल्स ऑफ ए प्रॉब्लम को डिकोड किया? अगर डिकोड किया तो यस, डिकोडेड लिखो, नहीं किया तो नो. देखो आपकी कितनी समझ बढ़ गई. All you have to do is increase your grasp, increase your attention, increase your concentration. Don't write anything that you don't yourself understand and expect psych will understand. Psych will not. Because हमें DIPR ने बोला है, these are the qualities that you have to show. अब वो बंदे में है ही नहीं तो कहां से दिखाएगा? देखो यार, होगा तब दिखाओगे ना. गंदे कुएं से अच्छा पानी आ सकता है. जब गंगोत्री खराब हो तो गंगा अच्छी आ सकती है. तो कहां से अच्छी स्टोरी आएगी? आप SD अच्छा लिख रहे हो. इस बंदे का SD भी दिखाऊंगा. So the ability by which the individual is not only clear in his knowledge of the situation at hand, but also is able to analyze various factors. Has he been able to analyze? उन्होंने एक को अपसेट किया, MA लिख दिया, और लगता है MA लिखने से साइक को पता चल जाएगा MA क्या है. ये हस्बैंड है, अपसेट तो ये भी है, लेकिन कहानी में ये अपसेट नहीं, कहानी में ये अपसेट है. और अपसेट है, उसको छोड़ के आप यूनिट चले गए. यूनिट में साले यूनिट के कलीग्स के साथ आप पार्टी कर रहे हो. वाइफ को उसी दिन पैकेज भेजते, उसी दिन मिल जाता है. व्हाट नॉनसेंस है. आपने अपनी छुट्टी को क्यों नहीं प्लान किया? Sift them in order of importance. He has not sifted. He actually shifted this man from this picture. Picture से बाहर निकाल के यूनिट में ले गया. And make the best use of them towards achieving a solution. What solution he has achieved? What solution he has? What is his problem? I'm not clear. आप clear हो तो आप मुझे बता दो. So this is the definition of reasoning ability. एक बार पढ़ देता हूँ. The ability of the candidate. तुम, you are the candidate. आपकी क्षमता. The ability of the candidate to grasp the essential well and to arrive at conclusions by rational thinking. It includes receptivity, inquiring attitude, logical reasoning, seeing essentials of a problem. And मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कहीं ना कहीं आपके भी दिमाग की घंटी तो बज गई कि साला ये क्या है. बिल्कुल यही है यार. आप बोलते ना आपके अंदर बहुत OLQ पैशनेट हो, तो मुझे तो इसमें ये मिला ही नहीं. मैंने सिर्फ एक OLQ को लिखा है, रीजनिंग. इसके ऊपर अगर बाकी लगा दी 15 तो आपको आपका ये कहानी के धज्जियां उड़ जाएगी. वो भी लगाएंगे, अगर आप कमेंट में लिखो तो मैं वो भी लगाऊंगा. सो ये तो सिर्फ एक ही पिक्चर था. ये पिक्चर नंबर 4. व्हाट हैपेंस कि 30 सेकंड के लिए दिखाऊंगा, 4 मिनट में लिखो, 30 सेकंड में, 30 सेकंड में, 30 सेकंड में, 30 सेकंड में आपका पोल खुल जाएगा. आपका पूरा मल मूत्र बाहर आ जाएगा, क्योंकि आप 30 सेकंड के लिए पिक्चर को ऑब्जर्व करोगे और 4 मिनट में लिखोगे. जब प्रेशर आएगा और 12 स्टोरी जब ठोकेंगे ना, तो फिर वही बंदा कर पाएगा जिसकी रीजनिंग तगड़ी है. वरना जिसका रीजनिंग कमजोर है वो तो कैप्टन सतीश जैसे स्टोरी लिखेगा, या रटे हुए 30 अमेजिंग TAT स्टोरी जो रटवाते हैं ना इधर उधर, वो लिखोगे बुक से, क्रैक SSB के बुक से. बिकॉज ओरिजिनल थिंकिंग तो हो नहीं रहा. सोच के देखो, एक स्टोरी में ये है. व्हाट हैपेंस जब 12 स्टोरी, उसके बाद 60 WAT, 60 SRT और SD लिखेंगे तो साला कचरा पूरा ही बाहर आ जाएगा. सो दोबारा बता रहा हूं, डोंट टेक इट लाइटली. मेहनत तो कर रहे हो, दिशा भी तो देखो. गलत दिशा में मेहनत करोगे तो कहीं और पहुंच जाओगे. सो दोबारा बोल रहा हूं, 9090099035 इमीडिएटली व्हाट्सएप करो and go through the psych test assessment. वरना अभी ऑफलाइन का क्लास चलने वाला है 9 सितंबर से. Come there and we'll see ट्रेनिंग क्या होता है. इनको डेवलप करना है यार. नाउ चौथा टेस्ट है सेल्फ डिस्क्रिप्शन, है ना. TAT पहला टेस्ट है और चौथा टेस्ट है सेल्फ डिस्क्रिप्शन. तो अब हम इसी कैंडिडेट का सेल्फ डिस्क्रिप्शन देखते हैं. हमने TAT तो देख लिया, अब देखते हैं कि कैंडिडेट अपने बारे में क्या बोलता है. इसके माँ बाप क्या बोलते हैं, इसके बॉस क्या बोलते हैं, कंपनी कमांडर क्या बोलता है, इसके फ्रेंड्स या क्लासमेट क्या बोलते हैं, ये अपने बारे में अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या बोलता है, और क्या क्वालिटी डेवलप करना है. मेरी समझ से तो सब कुछ ही डेवलप करना है, बट देखते हैं कैंडिडेट क्या बोल रहा है. यहां तक समझ में आया. तो लेट्स सी व्हाट द पेरेंट थिंक्स. तो बोलता है, माई पेरेंट्स नो दैट आई एम ए कंप्लीट, अंग्रेजी तो वाट ही लगा दिया. माई पेरेंट्स नो दैट आई एम कंप्लीट ऑल टास्क
विथ स्माइल, मुस्कुरा के, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी पत्नी को तूने संभाला नहीं, यहां क्या लिख रहा भाई? तू कहां रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया, कहां साला स्माइल किया? तू तो यहां उदास बैठा है, यहां पे तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा, तूने तो कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिफाई किया। बट तेरे माँ बाप बोलते हैं यू कंप्लीट ऑल टास्क विथ स्माइल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे ये यहां पे नहीं मिला। दे हैव फेथ ऑन मी that why they always discuss the important issues with me। यार आप अपनी पत्नी का प्रॉब्लम को तो और अपने प्रॉब्लम को तो सॉल्व नहीं किया, और आप बोलते हो इस तरह की कहानी लिखने वाले को माँ बाप बोलते हैं वो हमेशा अपने घर के मुद्दों पे बात करते हैं। अगर करते तो यहां पे क्यों नहीं किया तुमने? दे ऑलवेज वेलकम माई सजेशन। भैया इस तरह का सजेशन कि आप अपने मैरिज एनिवर्सरी के दिन यूनिट चले जाते हो, यूनिट में अपने कलीग्स के साथ उनको लेके साला आप वहां पे पार्टी करते हो, इस तरह के सजेशन को आपके माँ बाप मान लेते हैं। वेलकम माई सजेशन इन टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। वाओ, ये तो हैंडल नहीं हुआ इंपॉर्टेंट डिसीजन। आई डोंट नो आप क्या कहना चाहते हो। देखो हो सकता है आप ऐसे हो, बट आपके टीएटी में नहीं आ रहा है ना। दे फील दैट आई विल ऑलवेज अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी। वाओ, बहुत अच्छा, अच्छी बात है। हो सकता है आप करते भी हो, लेकिन यहां पे आपने अपनी पत्नी का इमोशंस को तो हैंडल नहीं कर पाए। अब देखते हैं कि आपके कंपनी कमांडर क्या सोचते हैं ना, क्योंकि सर्विस एंट्री माई कंपनी कमांडर। तो भैया आपका कंपनी कमांडर कम से कम मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल तो होगा मेरे रैंक का कम से कम। तो अगर मैं आपका कंपनी कमांडर हूं तो आप अपने कंपनी कमांडर का ओपिनियन लिख के बता रहे हो। तो देखते हैं आपका माई कंपनी कमांडर कंसिडर मी एज एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वाओ, मजा आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्यों आपको एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बोलता है? हु ऑलवेज कैरीज हिज ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज विद फुल ऑफ डेडिकेशन। वाओ, मतलब आप प्रोफेशनली आप कैसे करते हो? कैरीज आउट हिज ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज विद फुल डेडिकेशन, नेवर सेड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट व्हेन डिमांडेड। नेवर सेड, पता नहीं क्या नेवर सेड नो होगा, मतलब मेरे को कोई एक्स्ट्रा काम मिल जाए तो मैं करता हूं। हो सकता है आप करते भी हो, बट आपने यार वही फीलिंग अपने वाइफ के लिए नहीं किया व्हेन शी वाज अपसेट, व्हेन यू हैड अ कॉन्फ्लिक्ट, यू डिडंट रिजॉल्व इट। तो आपका कंपनी कमांडर तो सोचता है यू आर एसेट, बट आपकी बीवी बोलते हैं कितना कमीना है, मेरे को ऐसे गुस्से में छोड़ के यूनिट चला गया। एनीवे, दे नहीं यार, दे नहीं। माई कंपनी कमांडर बिलीव्ड मतलब क्या अभी बिलीव नहीं करता? अंग्रेजी का प्रॉब्लम, चलो वो छोड़ देते हैं। They believed that I have potential। इधर तो नहीं दिखा, बट कंपनी कमांडर को दिख रहा है। I have potential to become an army officer with my knowledge। यहां पे आपने अपना लाइफ का एक्सपीरियंस का नॉलेज तो दिखा दिया। अब आपका अगर इंटरव्यू लूंगा तो मैं आपका जियो पॉलिटिक्स, डिफेंस रिलेटेड नॉलेज, आपका करंट अफेयर्स, आपका अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, आपके इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, ये सब मैं नॉलेज आपका देख लूंगा। इंटरव्यू भी तो करूंगा ना। परसिवरेंस एंड इन्फ्लुएंसिंग नेचर। क्या इन्फ्लुएंसिंग नेचर है यार? आपकी पत्नी तो आपसे इस बिहेवियर के बाद इन्फ्लुएंस नहीं होगी जिस तरह से आपने इस कहानी में उनको ट्रीट किया है। एटलीस्ट मैं तो इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। आपका कंपनी कमांडर साला ये खुद ही कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वाला तो नहीं है, किसी साला एसएसबी कोचिंग में किसी गॉड से ट्रेनिंग करा के आगे ऐसा कंपनी कमांडर लग रहा है यार। आई डोंट नो, इन्होंने ऐसा लिखा है, स्टोरी में नहीं आया। फ्रेंड्स क्या बोलते देखते, माई फ्रेंड्स लव टू एंजॉय माई कंपनी। वाओ, लव टू एंजॉय माई कंपनी, ग्रामर छोड़ दे, मतलब ये बहुत ज्यादा मिलनसार है, ये बहुत ज्यादा मिलनसार है। तभी तो आपका कंपनी, मतलब एक बंदा जिसकी कंपनी लोग पसंद करते हैं, ऐसा बंदा कैसा होगा? बहुत ओपन, वेरी कम्युनिकेटिव, मजाक करने वाला, एक्सट्रोवर्ट, है ना। सो एंजॉय माय कंपनी। दे ऑलवेज शेयर देयर जॉयफुली मोमेंट। वो हमेशा अपने खुशी के मोमेंट, इसका मतलब है इज अ गुड लिसनर, इज अ गुड लिसनर। यहां नहीं किया, बट वैसे ही इज क्लेमिंग प्रॉब्लम्स विद मी। वो अपने प्रॉब्लम भी इनके साथ डिस्कस करते हैं, हवलदार जी के साथ। क्यों? क्योंकि हवलदार इज अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। बट यहां सॉल्व नहीं किया, वो बात अलग है, बट अदरवाइज है विथ मी एंड नेवर हेजिटेट इन आस्किंग फाइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम मी, है ना। अंग्रेजी छोड़ दो, नेवर हेजिटेट इन आस्किंग फाइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम मी। सिर्फ इनकी बीवी को हेल्प नहीं कर पाए, बाकी सबको करते हैं। दे कंसिडर मी लॉयल, ऑनेस्ट एंड सपोर्टिव फ्रेंड। अच्छी बात बोली है। लेट्स सी आगे।
अब उनकी नजर में उनके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है देखते हैं, है ना। मुझे इसको देख के इनके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का एक अंदाजा तो लग गया सिर्फ एक स्टोरी से। जब मैं 12 स्टोरी करूंगा तो 70% असेसमेंट वेटेज तो यही निकल जाएगा, और ये 10% के एसडी में वो देखते हैं अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। मैं इस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को बड़ा कर देता हूं ताकि हमें पढ़ने में आसानी होगा। आई फील आई एम चेयरफुल, ओके, एंड नेवर रन अवे फ्रॉम माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। बस इस घटना में मैं भाग गया, इस कॉन्फ्लिक्ट को ना मैंने डिफाइन किया ना मैंने सॉल्व किया, ऐसी पत्नी को छोड़ के यूनिट भाग गया, है ना। बट यहां पे आई नेवर रन अवे फ्रॉम माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू मेक बैलेंस बिटवीन फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपने यहां पे फैमिली के बिहेवियर में बैलेंस नहीं दिखाया। आपका मैरिज एनिवर्सरी को डेट को देखते हुए आप छुट्टी ऐसा प्लान किया, जिस दिन मैरिज एनिवर्सरी है उस दिन आप वापस जा रहे हो, और आपने पत्नी को विश तक नहीं किया और आपने उसको इसी कंडीशन में छोड़ के आप यूनिट चले गए। सो आई हैव नॉट सीन दैट बैलेंस दैट यू आर क्लेमिंग, है ना। आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू मेक बैलेंस बिटवीन फैमिली, फ्रेंड्स। आपने मैरिज एनिवर्सरी के दिन पत्नी छोड़ के ऑफिस जाके वहां पे पता नहीं सेलिब्रेट कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन, आई डोंट नो। आई बिलीव इन मेकिंग कॉर्डियल रिलेशन विथ एवरीवन एंड रिजॉल्व एवरी प्रॉब्लम एंड मिसअंडरस्टैंडिंग पीसफुली। इस लाइन को दोबारा पढ़ता हूं। आई बिलीव, हवलदार जी को विश्वास है, इन मेकिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप। और जब मैंने एक नॉट सो कॉर्डियल रिलेशनशिप दिया, हवलदार जी ने इसे सॉल्व तो छोड़ो, इसको बताया भी नहीं कि इसके बीच के प्रॉब्लम का कारण क्या है। बट ही क्लेम्स दैट आई बिलीव, मुझे विश्वास है, इन मेकिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप विथ एवरीवन इंक्लूडिंग माय वाइफ, रिजॉल्व एवरी प्रॉब्लम। बस यहां पर रिजॉल्व नहीं किया, यहां पे प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं किया। क्यों भाई, आप तो क्लेम करते हो आप कर लेते हो, तो इधर क्यों नहीं किया? कर लेते तो अच्छा हो जाता है। एवरी प्रॉब्लम इंक्लूडिंग वो वाला प्रॉब्लम क्रिएटिव है, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। डेफिनेटली यहां पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, डेफिनेटली इन दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो आपने उसको क्यों नहीं क्लियर किया? आपने इस कहानी में उसको क्यों नहीं क्लियर किया? आप क्यों घर छोड़ के यूनिट चले गए? नहीं निकला यार ये चीज पीसफुली, वो भी पीसफुली, है ना। आई ऑलवेज मोटिवेट माई फ्रेंड्स, को मेंबर्स टू टेक इनिशिएटिव फॉर बेटर फ्यूचर। वाओ, मतलब आप इतने, आपका लीडरशिप इतना जबरदस्त है, आप इतना दूसरों को इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर करते हो कि आई ऑलवेज, कभी कभी नहीं, ऑलवेज मोटिवेट करते हो। अगर मैं दूसरों को मोटिवेट कर रहा हूं, पहले सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। माय फ्रेंड्स, दोस्तों को, को मेंबर्स को, साथियों को, और ये इनिशिएटिव भी लेते हैं, पहल करते हैं, इनिशिएटिव, कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं फॉर बेटर फ्यूचर। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इतना सब बोल के, माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आई कंप्लीट द टास्क विथ फुल डेडिकेशन, करेज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। 3 ऑइल को डाल दिया, फुल डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, करेज, रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, बस एक ही चीज को नहीं किया, यहां ना डेडिकेशन दिखा, ना रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखा, ना कॉपरेशन दिखा, यहां तो छोड़ छाड़ के यूनिट भाग गए। तो वो तो चलो पत्नी है, उनका क्या है ना, आई डोंट नो क्यों ऐसा लिखा है। सो आई कंप्लीट द टास्क विथ फुल डेडिकेशन, करेज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। 3 OL2 डाल दिया। अब देखते हैं इनकी नजर में इनके वीक पॉइंट क्या है। आई एम शाई, अरे यहां पे यूर चेयरफुल, आई नेवर रन अवे फ्रॉम दैट, आई ऑलवेज ट्राई टू मेक बेस्ट बैलेंस बिटवीन ये, आई बिलीव इन मेकिंग कॉर्डियल रिलेशन विथ एवरीबडी, रिजॉल्व एवरी प्रॉब्लम, आई ऑलवेज मोटिवेट कोवर्कर, टेक इनिशिएटिव, और फिर शाई। मुझे ये समझ में नहीं आया, हाउ कैन वन पर्सन बी शाई येट हाईली एक्सट्रोवर्ट? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये तो विरोधाभास है। एक साइड से बोलते हो मैं बहुत शाई हूं, दूसरे से बोलते हो मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूं। आप कहना क्या चाहते हो? मेरी बात समझ में आया? सो आई एम शाई, सम इंट्रोवर्ट। अरे हाउ कैन यू बी इंट्रोवर्ट व्हेन यू नॉट ओनली मोटिवेट योरसेल्फ, यू मोटिवेट others, co-members, take initiative for better future. My strong point, complete the task with full dedication, courage, responsibility. But I'm introvert, I'm shy. कहना क्या चाहते हो? And weak communication skill. भैया जब आप अपने आप को responsible हो
ये हो, रिजॉल्व एवरी प्रॉब्लम करते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग करते हो, दूसरों को इनिशिएट करते हो, बेटर फ्यूचर, तो ये कम्युनिकेशन स्किल वीक कब रह गया? अभी तो आप हवलदार बन गए हो, अभी तो आपका 35 से एज ऊपर हो गया, अब तो आप काफी बार एसएसबी गए हुए, अभी तक आपने अपने इस वीकनेस को दूर नहीं किया। इसका मतलब डेल्टा को जानते हुए पूरा नहीं किया, बट क्लेम बड़े बड़े। कितना वो समझ में आया मुझे बताना। एनीवे, लास्ट में व्हाट क्वालिटीज वुड यू लाइक टू डेवलप? अब क्या क्वालिटी डेवलप करना है? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस तो मिल गया। आई ऑलवेज वांट टू मेंटेन द कंटिन्यूटी इन एनहांसिंग स्किल्स एंड नॉलेज। भैया ये नॉलेज के ऊपर तो आपके कंपनी कमांडर तो थोड़ी देर पहले बोला था, भैया आपके नॉलेज के ऊपर आपको तो ऑफिसर बनना चाहिए। कहीं लिखा था नहीं यहाँ पे, कहीं नॉलेज वॉलेज आया था? कहाँ था यार? माँ बाप ने बोला था कि नॉलेज, एक वर्ड आया था कहीं पे, आई डोंट नो कहाँ पे आया था, याद है? मेरे को लग रहा है यहीं पे आया था। रेस्पॉन्सिबिलिटी विद फुल डेडिकेशन, नेवर सेड विथ माई नॉलेज। ये देखो कंपनी का मॉडल बहुत नॉलेज वाला, इसी नॉलेज के ऊपर तो आपको उन्होंने बोला भैया ये पोटेंशियल टू बिकम ऑफिसर, और आप बोलते भैया नॉलेज नहीं है। तो कौन सा नॉलेज नहीं है? अगर मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, आपका ये नॉलेज का डेफिशिएंसी कहां पे आएगा? क्या डिफेंस रिलेटेड नॉलेज में आएगा, जियो पॉलिटिक्स में आएगा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आएगा, इंटरनेशनल न्यूज पे आएगा, या नेशनल न्यूज पे आएगा, सोशल इश्यूज पे आएगा, खुद का सेल्फ अवेयरनेस पे आएगा? ये नॉलेज की कमी कहां पे है? और अगर है तो उसके ऊपर क्या काम कर रहे हो? ये कमी क्यों नहीं भर रहा है? जब आप दूसरों को मोटिवेट कर रहे हो, अपनी कमी क्यों नहीं ठीक कर रहे हो? सो आई एम ऑलवेज वांट टू मेंटेन कंटिन्यूटी। सो देयर इज, इसका मतलब है आप डिसकंटिन्यूड हो, है ना? माय स्किल एंड नॉलेज, इसका मतलब है कंटिन्यूटी इसलिए मेंटेन करना बिकॉज आप नॉट कंटिन्यूस है, बट आपने पहले बोला विद फुल डेडिकेशन, परपेचुअली मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, पता नहीं, एवरी सिचुएशन, so that I cope up with every situation, challenges and fulfill my every responsibility, desired goal. ये तो आप ऑलरेडी करते हो, आपने फर्स्ट में ही बताया। Always my responsibility, I always try my best with balance, family। कितना बड़ी बड़ी बात बोल रहे, अभी बोलते नहीं ये सब मेरी कमजोरी भी है। तो यार एक ही चीज आपका स्ट्रेंथ और वही चीज आपका वीकनेस हो सकता है। मुझे समझ में नहीं आया पैसा क्यों बोल रहे हो? जो चीजों को आपने थोड़ी देर पहले अपना स्ट्रेंथ बोला, अभी बोलते हो मुझे वो डेवलप करना है, यानी वो डेवलप नहीं है क्या? बोलते हो एवरी सिचुएशन, चैलेंजेस एंड फुलफिल माई एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिजायर्ड गोल। आपने तो ये बोला था कि आप तो हमेशा ही करते हो, और आप बोलते हो कि मेरे को उसको इंप्रूव करना है। एंड आई वॉन्ट टू रिमेन गुड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। चलो गुड यार, आप पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हो। सो आई क्लियरली सी कि आपने जो एसडी में अपने क्लेम किए हैं और जो आपके टीएटी में मैनिफेस्ट हुआ है, इन दोनों के बीच में एक जबरदस्त मिसमैच है। कितनों को मेरी बात समझ में आ रहा है? देयर इज ए इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द कैंडिडेट्स टीएटी रिस्पॉन्स एंड व्हाट ही हैज क्लेम्ड थ्रू हिज सेल्फ डिस्क्रिप्शन। समझ में आया तो लिखो इनकॉन्ग्रुएंस। यस, समझ में आया। तो मुझे इस कैंडिडेट ने जो यहां पे क्लेम किया और जो यहां पे एक स्टोरी में निकला, उसमें इनकॉन्ग्रुएंस है। इस कैंडिडेट का 12 स्टोरी में अगर मैं यहां लिफ्ट कर लूं, इसकी पूरी पोल खुल जाएगी। सो क्लियरली कैंडिडेट ने एसडी में एक मुखौटा दिखाया है, मास्क, मुखौटा। कौवा मोर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब इसको इंटरप्रेट करते हैं पर्सनालिटी असेसमेंट स्टडी ऑफ द मास, तो जब मास को पेनिट्रेट करते हैं तो इसके अंदर से मलमूत्र निकला। जो जो यहां पे उसने क्लेम किया वो कुछ नहीं निकला। समझ में आ रहा है? सो ये बंदा, ही इज नॉट सेल्फ अवेयर, ही इज नॉट सेल्फ अवेयर, बट ही हैज रिटन अ वेरी गुड सेल्फ डिस्क्रिप्शन। ऐसा लग रहा है कैंडिडेट का जन्म नहीं हुआ, अवतार हुआ है, भगवान। लेकिन जब टीएटी देखो तो ऐसा लगता है मलमूत्र है। देयर इज ए इनकंसिस्टेंसी विद इन द टीएटी एंड एसआरटी, सॉरी एसडी। और इनका जब डब्ल्यूएटी एंड एसआरटी को देखा, वहां पे भी इनकंसिस्टेंसी था। इसका मतलब मैच नहीं हो रहा है। समझ में आया तो बताना, फीडबैक बताना, क्या बता रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं। इस कैंडिडेट के टीएटी और एसडी को जब कंपेयर कर रहे हैं, उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं मिल रहा, और ये चीज उनके एसडी एंड एसआरटी एंड डब्ल्यूएटी में भी नहीं मिल रहा। सो इट्स अ इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। तो इनके अंदर एक इंट्रा टेक्निक कॉन्ग्रुएंस नहीं मिल रहा है।
इनके मानसा वाचा कर्मणा विद इन साइट टेस्ट इसके अंदर जुड़ाव नहीं मिल रहा है। फीडबैक में लिख के बताना क्या बोल रहा हूं। और अगर ये जुड़ाव चाहिए आपके मानसा वाचा और कर्मणा में, यानी कि मानसा यहाँ पे मानसा हो गया, मान लो आपका एसडी, वाचा हो क्योंकि आपने लिखित में दिया है, मानसा हो गया आपकी एक्चुअल सोच, और कर्मणा हो गया आपका स्टोरी का हीरो और बाकी कैरेक्टर का एक्शन। सो आपके मानसा वाचा और कर्मणा में एक स्टोरी में मुझे तो जुड़ाव नहीं मिला, एंड स्पेशली जब उसको एसडी से कंपेयर किया तो ऐसा लग रहा है गिफ्ट रैपिंग ठीक कर रहे हो, गिफ्ट पे काम नहीं कर रहे हो। गंगोत्री प्रदूषित है, गंगा ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। सेल्फ के बारे में अवेयरनेस नहीं है, सेल्फ का डिस्क्रिप्शन ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। और अगर ये बीमारी ठीक करना है तो सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के वीडियोस देखो या मुझे मैसेज करो, मैं आपको एक लिस्ट ऑफ वीडियो शेयर करूंगा, उसको देखना। देन यू विल रियलाइज कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन को ठीक करने से सेल्फ ठीक नहीं होगा, सेल्फ को ठीक करने से सेल्फ डिस्क्रिप्शन अच्छा लिख सकते हैं। क्या समझ में आपको पता चला? दोबारा बोलूं, सेल्फ डिस्क्रिप्शन को अच्छा लिखने से, कोचिंग के नोट्स लिखने से सेल्फ इंप्रूव नहीं होगा। सेल्फ को डेवलप किया तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन को अच्छा अपने आप हो जाएगा। आप उल्टा कर रहे हो, आप इसे इग्नोर कर रहे हो, जिस चीज को वो टेस्ट कर रहे हो उसे इग्नोर कर रहे हो, और जिस टूल को वो यूज करेंगे आप टेस्टिंग टूल्स चमका रहे हो, ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्टिंग को मिस कर रहे हो। समझ में आया तो मुझे बताना। एंड सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप विल हेल्प यू टू ब्रिंग दिस कंसिस्टेंसी इन योर मानसा वाचा एंड कर्मणा, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। अभी तो रिक्वायरमेंट ही समझ में नहीं आया, तभी तो सतीश घर छोड़ के चला गया। एंड जो लोग ऑफलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं, खासकर सर्विस सेंट्री कैंडिडेट्स एंड इवन everybody who has got language में problem, who is not clear on what needs to be done for the SSB preparation, जिनको ये पता नहीं है कि ये OLQ है क्या, इसका मीनिंग क्या है, and how does it manifest, जैसे अभी ये हवलदार जी की स्टोरी की तरह है। I will suggest you ऑफलाइन क्लास से ज़्यादा, सॉरी ऑनलाइन क्लास से ज़्यादा इफेक्टिव ऑफलाइन होगा, बिकॉज हमारा एंगेजमेंट वहाँ पे बहुत लंबा होगा, देयर विल लॉट ऑफ म्यूचुअल लर्निंग। सो नेक्स्ट ऑफलाइन बैच जो है 9 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक है, और इसका जो डेट ऑफ रिपोर्टिंग है वो 8 सितंबर को होगा, और आप लोग 21/22 सितंबर को वापस डिस्पैच कर दिया जाओगे अपने अपने घर पे। इस डेट को नोट कर लो। ऑफलाइन बैच है, ऑफलाइन 9 सितंबर से 21 सितंबर तक, डेट ऑफ रिपोर्टिंग 8 सितंबर, एंड 21 या 22 को वापस घर जा सकते हैं। 500% क्लैरिटी। थोड़ा सा एफओसीपी के वीडियोस को यूट्यूब पे देखो, आपको समझ में आ जाएगा। 500%, 100 नहीं, इतनी क्लैरिटी। जब मुझे रास्ता स्पष्ट हो जाएगा अब मंजिल तक जाना आसान है, लेकिन अगर रास्ता ही क्लियर नहीं है मैं भटक जाऊंगा। टिप्स एंड ट्रिक्स जो है देखने में अच्छा लगता है, लेकिन गुमराह भटक जाओगे, क्लैरिटी नहीं आएगा। आपको पता है दारू की दुकान पे भीड़ लगती है, दूध वाला घर घर जाना पड़ता है, और दारू की दुकान वो दुकान जो टिप्स एंड ट्रिक्स बेच रहे हैं, जो बोलते हैं आई विल गिव यू अमेजिंग स्टोरी, आई विल गिव यू 30 TAT रेस्पॉन्स, आई विल गिव यू ऑल कमांड टास्क के स्ट्रक्चर, मैं हर गधे को घोड़ा बना देता हूं। दारू की दुकान पे भीड़ लगती है, दूध वाला तो घर घर जाके बेचता है। सो लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड डेवलपमेंट। पता नहीं क्या समझ में आया। नेक्स्ट, ये जो क्लास है ऑफलाइन क्लास, ये नागपुर में होगा। एफओसीपी साहस द कैंप, यही डालना, साहस कैंप नहीं, साहस द कैंप डालना, गूगल मैप में आपको मिल जाएगा। रामा डैम वडगांव, ये नागपुर में है, और ये फुली रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। ये बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग में आओगे, और इसमें बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल है, और इसके ये जो दिख रहा है, ये जो इधर दिख रहा है, ये डाइनिंग एरिया है। तो यहाँ पे रहना, खाना, एडवेंचर एक्टिविटी, फिजिकल ट्रेनिंग प्लस कंप्लीट एसएसबी ट्रेनिंग बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप होगा। और ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, इसमें ना सिर्फ कैंडिडेट यहाँ पे रहेंगे, हम लोग भी जो फैकल्टी है हम भी यही रहेंगे। तो हमारा इंटरेक्शन 24 आवर्स का है, सिर्फ सोने वोने का, खाने का टाइम माइनस कर लो। सो यू विल फाइंड द एंगेजमेंट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फ्रूटफुल, एंड
इंडिविजुअल अटेंशन, इंडिविजुअल, हर बंदे को पता चल जाएगा मेरा गलती कहां हो रहा है और मुझे कहां पे काम करना है। आई थिंक दैट्स अ वे टू प्रिपेयर, बजाय कि हाइड करना, हाइड कोर क्वालिटी, सुसाइडल टेंडेंसी हाइड करो। नो, विल नॉट हाइड, विल करेक्ट इट, whatever is possible we'll correct it, right? Okay, to register, this is the number on which you have to WhatsApp me, है ना, 9090099035। इस नंबर पे आप मुझे कॉल करना, I'll share you the details and you can share it with your friends also. Now first 25 candidates को 2500 rupees फ्लैट डिस्काउंट है, ये ऑलरेडी खत्म होने के कगार पे है, लेकिन अभी भी 6-7 बाकी है। So do respond, we'll see. So I will request you to hurry up and avail this benefit. This is the number on which you to send the WhatsApp and avail this discount. Share it with your friends so that they also benefit. इसके अलावा 1 वीक का GTO बैच भी है। जो लोग 2 वीक नहीं आ पाएंगे वो 1 वीक का ओनली GTO के लिए आ सकते हैं और उसका ड्यूरेशन होगा 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर। तो आपको 14 सितंबर को वहां पे पहुंच जाना है। और अगर किसी कारण से आप, जैसे 9 सितंबर को शुरू होने वाला है, किसी कारण से अगर 9th को नहीं पहुंच पाते हो तो 10th को आने से भी चलेगा, मतलब 11th तक पहुंचने से भी वी विल बी एबल टू कवर इट, बिकॉज आफ्टर ऑल से रेजिडेंशियल बैच। तो ओनली GTO बैच 15 सितंबर टू 21 सितंबर, और 21 को शाम को या 22 को आप वापस घर जा सकते हो, है ना। टू कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप करो इसी नंबर पे एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, राइट। एंड इसके अलावा जो लोग ऑफलाइन में नहीं आ सकते वो लोग ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, जो कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होगा। और अगला अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जो ऑनलाइन क्लास होगा वो 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा अगर अनअकैडमी में ऑनलाइन के लिए रजिस्टर करना तो आप मुझे नहीं कॉन्टैक्ट करना, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करना, ये अनअकैडमी का हेल्पलाइन नंबर। एंड यू कैन सेल कि कर्नल गणेश बाबू का SSB का क्लास ज्वाइन करना, काइंडली हेल्प, सो दे विल हेल्प यू। सो इसका डेट मैं दोबारा एक बार बताता हूँ। इट इज स्टार्टिंग ऑन 22 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर। इस क्लास का टाइमिंग होगा 9 PM से लेके 11 PM तक, 2 hours डेली, ठीक है ना। एंड एक बात अभी बताता हूं कि GTO ऑफलाइन इज मोर इफेक्टिव देन ऑनलाइन, ये भी मैं बताया था। GTO इज वेरी वेरी इफेक्टिव ऑफलाइन rather than online. Online में भी होता है, but if you have to compare, so that's a choice that you have to make. So this is the Unacademy helpline number, and thank you. And I hope इस वीडियो से आपकी आंखें खुली होंगी and ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और इसे ठीक करना पड़ेगा, and we'll have to work on self rather than on building TAT. तो जरूर बताना कमेंट लिख के क्या समझ में आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करना, and see you for the offline/online classes. Thank you very much.